डियर स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है लेमार्किज्म। इवोल्यूशन विज्ञान के अंदर लेमार्क का जो नियम है, उपार्जित लक्षणों की वसागति का नियम है, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और ये वो नियम है जिसके ऊपर, वो सबसे पहला नियम है जिसके ऊपर इवोल्यूशन के अंदर सबसे ज़्यादा चर्चा हुई थी। और उसका खंडन करने के लिए भी विभिन्न वैज्ञानिक उतरे थे। आज अपन उसकी चर्चा करेंगे। लेमार्क ने जो नियम दिया था उसको अपन बोलते हैं उपार्जित लक्षणों की वसागति। ये नियम क्या कहता है? चेंजेज इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ए ऑर्गन acquired during the lifetime of an individual in response to changes in the environment are inherited by the offspring and keep on adding over a period of time। ये नियम ये कहता है कि वातावरण में कोई भी परिवर्तन होता है, उस वातावरण के परिवर्तन के कारण जंतु के शरीर की संरचना में या फिर उसमें कार्यात्मक ऐसे परिवर्तन हो जाते हैं, वो परिवर्तन आगे वाली पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। और वो जब स्थानांतरित होते हैं तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी में इस प्रकार स्थानांतरित होते हैं कि आगे जाकर के वो जीव है वो एक नई स्पीशीज में कन्वर्ट हो जाता है। दीज चेंजेस लीड टू द ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज। यही चेंजेस बाद में आगे जाकर क्या करते हैं, एक नई जाति बनाते हैं। दिस वाज गिवन बाय जीन लेमार्क एज द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। इसी को लेमार्क ने क्या कहा? इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, उपार्जित लक्षणों की वसागति का नियम। यानी ये नियम ये कहता है कि वातावरण में कोई भी परिवर्तन होगा, उस वातावरण में परिवर्तन होने के कारण जीव में या जीव को अपने आप को उस वातावरण में ढालने के लिए वो अपनी संरचना में कुछ ऐसे परिवर्तन आते हैं या करता है जो कि उस वातावरण में रहने के लिए उसके लिए उपयुक्त होते हैं। वो चेंजेज पीढ़ी दर पीढ़ी आगे जाते रहते हैं और हजारों लाखों वर्षों बाद में वो जंतु एक नई जाति में परिवर्तित हो जाता है। यही उपार्जित लक्षणों का नियम है। और ये उपार्जित लक्षण कौन से होते हैं? जन्म के बाद में जो भी कैरेक्टर जंतु अपने शरीर में अर्जित करता है वो उपार्जित लक्षण होते हैं। ये नियम, इस नियम के 4 पोस्टुलेट्स हैं, 4 कारक हैं, 4 तथ्य हैं, इसके 4 एस्पेक्ट्स हैं। वो कौन कौन से हैं? इंटरनल वाइटल फोर्स, the effect of environment and new needs, use and disuse of organs, inheritance of acquired characters। अपन एक एक को लेते हैं। सबसे पहला है इंटरनल वाइटल फोर्स। लेमार्क ये कहता है कि प्रत्येक जीव के अंदर एक आंतरिक जैविक बल होता है जो उसके शरीर के अंगों को बढ़ाता है। देयर इज एन इंटरनल वाइटल फोर्स इन ऑर्गेनिज्म विच इंक्रीजेज देयर बॉडी पार्ट्स। तो पहला उसका जो एस्पेक्ट है लेमार्किज्म का वो ये है कि प्रत्येक जीव के अंदर एक इंटरनल वाइटल फोर्स होता है जो उसके शरीर के अंगों को वो बढ़ाता रहता है। दूसरा देखिए क्या है? द इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट एंड न्यू नीड। इन्वायरमेंट का जंतु पे प्रभाव पड़ता है और एक नई आवश्यकता को जन्म देता है। ये नियम ये कहता है इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंसेस ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। A change in environment bring about changes in organism. It give rise to new need. New needs or desire produce new structure and changes habits of the organism. Doctrine of desires is called appetency. The effect lead to a change in habit or behavior. ये एस्पेक्ट क्या कहता है कि जंतु है वो वातावरण से प्रभावित होता है, उसके अंदर परिवर्तन आते हैं और उस परिवर्तन की वजह से जंतु के शरीर में एक नई जरूरत पैदा होती है। एक नई जरूरत को वो जन्म देता है और उस नई जरूरत और नई इच्छा से जंतु की आदत में बदलाव आता है और इन बदलाव या आदतों में जो बदलाव आता है वो आगे वाली पीढ़ी में जाता है।
थर्ड नियम क्या कहता है उसका, थर्ड एस्पेक्ट क्या कहता है, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। ये नियम ये कहता है कि द न्यू कैरेक्टर कैन बी एक्वायर्ड इन टू वेज। ये नियम, ये एस्पेक्ट ये कहता है कि जो उपार्जित लक्षण है वो कैसे आते हैं। पहला, बाय यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, कंटिन्यूअस यूज या डिसयूज ऑफ एन ऑर्गन कैन लीड टू द कीप द ऑर्गन फंक्शनल एंड एफिशिएंट और ए ग्रेजुअल रिडक्शन इन साइज एंड डिसअपियरेंस। ये नियम ये कहता है कि अगर कोई जंतु अपने किसी भी अंग को कंटिन्यूअसली अगर यूज करता है तो उस ऑर्गन की साइज भी बढ़ जाती है और उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। और अगर कोई ऑर्गन नहीं यूज किया जाता है तो धीरे धीरे क्या होगा, उसकी साइज कम हो जाती है और एक दिन जाकर के वो डिजनरेट हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। ये नियम ये कहता है यूज करेंगे बढ़ेगा, नहीं यूज करेंगे वो डिजनरेट हो जाएगा। तो इसी के साथ में क्या कहता है कि जंतु है वो वातावरण के साथ में प्रभावित होता है, इसको अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। चौथा एस्पेक्ट इसका यह है कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, द कैरेक्टर्स एक्वायर्ड बाय द ऑर्गेनिज्म आर इनहेरिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन। जीव द्वारा उपार्जित किए गए लक्षण अगली पीढ़ी को वसागत होते हैं। दिस इज दस इन एवरी जनरेशन न्यू कैरेक्टर आर एडेड एंड द स्पीशीज गेट्स मॉडिफाइड टू ए न्यू वन। इस प्रकार हर पीढ़ी में नए लक्षणों को जोड़ा जाता है और प्रजातियों को नए रूप में संशोधित किया जाता है। यानी जो लक्षण जंतु अर्जित करता है वो आगे वाली पीढ़ी के अंदर जाता रहता है। तो ये उसका नियम है। फिर आता है एविडेंस इन फेवर ऑफ लेमार्किज्म। लेमार्क ने अपने पक्ष में कुछ साक्ष्य दिए हैं। यहाँ पर अपने 7 साक्ष्य लिख रखे हैं। इवोल्यूशन ऑफ लॉन्ग नेक इन जिराफ, इवोल्यूशन ऑफ फीट ऑफ मॉडर्न हॉर्स, इवोल्यूशन ऑफ स्नेक्स, वेब्ड फीट इन एक्वेटिक बर्ड्स, फ्लाइटलेस बर्ड्स, रिट्रैक्टाइल क्लॉज ऑफ कॉर्निवोरस मैमल्स और केव ड्वेलर्स। इन 7 को अपन अलग एक एक को लेंगे। सबसे पहले लेमार्क क्या कहता है कि इवोल्यूशन ऑफ लॉन्ग नेक इन जिराफ, जिराफ में लंबी गर्दन का विकास। अकॉर्डिंग टू लेमार्क जिराफ इवोल्व फ्रॉम डियर लाइक एंसेस्टर्स। जिराफ है वो हिरण जैसे पूर्वज से विकसित हुए। यानी जिराफ के पूर्वज भी कैसे थे, हिरण के जैसे थे, हिरण से नहीं हुए, हिरण के जैसे उनके पूर्वज थे। These organisms had short neck and forelimb and grazed on grass. इन जंतुओं में जो इनके पूर्वज थे उनमें गर्दन छोटी थी, आगे वाली लिम्ब यानी आगे वाली टांगे छोटी थी और वो घास पर चढ़ते थे। As the climate condition changed, the rich vegetation changed to a few trees. जैसे ही वातावरण में परिवर्तन हुआ वहाँ की वनस्पति है वो पेड़ों में बदल गई। The leaves of these trees were the only source of food for these giraffe. अब जो जिराफ पहले घास पे चढ़ती थी उनको बड़े पेड़ की पत्तियों पे चढ़ना आवश्यक हो गया। इसलिए उन्होंने क्या किया, The ancestor of the giraffe had to stretch their neck to obtain the leaves on the trees. अब वहाँ पर रहने वाले जो जिराफ के पूर्वज थे उनको बड़े पेड़ की पत्तियों को खाने के लिए अपनी गर्दन को लंबा करना पड़ा, खींचना पड़ा, जिससे गर्दन लंबी हो गई। साथ में जब गर्दन को खींचना पड़ा तो आगे वाली टांगे भी है वो लंबी होगी। दिस ग्रेजुअल स्ट्रेचिंग ऑफ द नेक लीड टू इंक्रीज इन द नेक एंड फोरलिम्स। इस प्रकार से इस कर्मी खिंचाव से गर्दन में वृद्धि होती गई और फोरलिम्ब भी आगे से बढ़ गए। तब ये अगली पीढ़ी को प्रेषित किया गया और इस प्रकार जिराफ की लंबी गर्दन और पैर लंबे होते हैं आगे वाले। आधुनिक घोड़ों के का विकास। अब यहाँ पर आधुनिक घोड़ों का विकास से मतलब है कि जो घोड़े हैं, जो हॉर्सेज हैं, उनमें क्या है, आगे वाली टांगे छोटी होती है। दूसरा जो उनकी क्लॉज है, पंजों के नीचे जो क्लोज होते हैं वो पीछे मुड़े होते हैं। अब मुड़े हुए क्लोज का क्या फायदा होता है, उससे जंतु है वो तेज गति से दौड़ सकता है। तो जब ये कार्निवोर्स जो ये घोड़े हैं उनको भी अपने शिकारों से बचने के लिए दौड़ने की ताकत लगानी पड़ी। और जब ये इन्होंने अपना शरीर को दस ग्रेजुअली देयर वाज लेंथनिंग ऑफ लिम्ब एंड द मिडल डिजिट विद द रिडक्शन ऑफ अदर डिजिट्स।
तो अब उनमें क्या हुआ कि आगे वाली टांगें भी छोटी हो गई और अंगुलियों की संख्या भी कम हो गई। तीसरा देखिए सांपों का विकास। अब सांपों का विकास है यहाँ इवोल्यूशन ऑफ स्नेक्स। इवोल्यूशन ऑफ स्नेक्स से यहाँ पर क्या मतलब है कि स्नेक में मेनली क्या है, भुजाएं नहीं होती है, लिम्स नहीं होती है, वो रेंग के चलता है। लेकिन इनके जो एंसेस्टर थे, जो इनके पूर्वज थे, उनमें भुजाएं थी और वो छिपकली के जैसे थे, घने जंगलों में रहते थे। परंतु वहां पर मेमल्स के डर के कारण इन जंतुओं को जमीन पे रेंगना शुरू कर दिया इन्होंने और दरारों या बिलों में रहने लग गए। जब दरारों में और बिलों में रहने लग गए तो इनमें भुजा का क्या काम रहा? भुजा तो जबकि बिल में प्रवेश करते समय बाधक और होती है, इसलिए धीरे धीरे क्या हुआ कि इनकी जो स्नेक्स के पूर्वज है उनके धीरे धीरे क्या हुआ, भुजाएं है वो लुप्त हो गई। तो इस तरीके से स्नेक्स का डेवलपमेंट हुआ। जलीय पक्षियों में जालक वाले पैर, पक्षियों जो तैरते हैं उन पक्षियों में क्या होता है कि जो आप पैर होते हैं, पैर में जो अंगुलियां होती है उनमें क्या होता है, जाल होता है, वेब्स होती है, पतली झिल्ली होती है। ठीक है, तो एक्वेटिक बर्ड्स लाइक डक्स, स्वान्स एंड गीज हैव अराइजन फ्रॉम द टेरेस्ट्रियल एंसेस्टर बाय डेवलपिंग वेब बिटवीन द टोज फॉर वेडिंग इन वाटर। मतलब जो पक्षी है, जो हंस है, डक है, गीज है, ये भी किन से पैदा हुए हैं? इनका एंसेस्टर भी कौन था? टेरेस्ट्रियल एंसेस्टर, स्थलीय, जबकि ये खुद क्या है, जलीय। तो इनमें जलीय, जब इनमें क्या हुआ कि आगे वाले पैर हैं उनमें जो वेब बन गई, लिम्ब बन गई, तैरने के लिए लिम्ब के अंदर वेब बन गई, तो वो तैरने लगे। तो इस प्रकार यहाँ डार्विन लेमार्क बता रहा है कि किस प्रकार से जलीय पक्षियों में जालक वाले पैर उत्पन्न हुए। उड़ान रहित पक्षी, फ्लाइटलेस बर्ड्स, यानी फ्लाइटलेस बर्ड पंख होते हुए भी वो फ्लाइटलेस कैसे बने? जैसे यहाँ पर अपन ने एक एग्जाम्पल लिया ऑस्ट्रिच का। द एंसेस्टर ऑफ दीज बर्ड्स, जैसे ऑस्ट्रिच है, वर केपेबल ऑफ फ्लाइंग। मतलब ऑस्ट्रिच आज नहीं उड़ता है लेकिन उसके पूर्वज उड़ते थे, क्योंकि वो जहां पर भी रहते थे, कौन? ऑस्ट्रिच के पूर्वज, वहां पर भोजन की बहुत मात्रा थी। भोजन की जब वहां पर काफी मात्रा थी, प्लेंटी ऑफ फूड था, और वो प्रोटेक्टेड भी थे, तो उनको न तो कहीं दौड़ना पड़ा, न उनको उड़ करके दूसरे स्थान पे जाना पड़ा। तो उन्होंने क्या, धीरे धीरे अपने पंखों को काम लेना बंद कर दिया। और जब पंखों को काम करना बंद कर दिया तो वो धीरे धीरे पंख क्या हो गए, डिजेनरेट हो गए, और एक तरीके से क्या, वेस्टिजियल, अवशेष ही रह गए। और लेमार्क ने ये नियम भी, तीसरा एस्पेक्ट भी दिया था, यूज एंड डिसयूज वाला। तो ये डिसयूज वाला यहाँ पर वो साबित करता है कि किस प्रकार से जब उन्होंने, इन पक्षियों के पूर्वज उड़ने में सक्षम थे लेकिन कुछ पर्यावरणीय कारकों के कारण उनके पास बहुत भोजन था और अच्छी तरीके से वो सुरक्षित भी थे, इसलिए इन्होंने अपने पंखों का उपयोग नहीं किया, और इसलिए धीरे धीरे इनके पंख क्या हो गए, वेस्टिजियल हो गए। मांसाहारी स्तनधारियों के मुड़े हुए पंजे। अब जो कार्निवोर्स रिट्रैक्टाइल क्लास ऑफ कार्निवोर्स मेमल्स, कार्निवोर्स मेमल्स जो है, मांसाहारी मेमल्स जो है, स्तनधारी है, उनमें पंजे मुड़े होते हैं, क्लास है वो मुड़े होते हैं। और मुड़े वो इसलिए होते हैं कि जब मुड़े होते हैं तो उनको दौड़ने में है वो बड़ी आसानी रहती है। लेकिन इनके पूर्वज क्या है, इनके पूर्वज तो शिकार और के मांस को फाड़ने के लिए उनके पास में साधारण पंजे थे, लेकिन उनको भी डर की वजह से दौड़ना पड़ा, और जब वो तेज दौड़ना पड़ा तो धीरे धीरे क्या हुआ, वो पंजे जो है, आगे वाले जो पंजे हैं वो उनके दौड़ने में बाधक थे, इसलिए धीरे धीरे क्या हुआ, वो क्लास है वो पीछे की तरफ उनके मुड़ गए। गुफा में रहने वाले केव डॉलर्स, गुफा में रहने वाले जंतुओं के पूर्वजों की सामान्य दृष्टि थी। निरंतर अंधेरे में रहने के कारण पशु ने देखने की अपनी शक्ति खो दी। सॉरी, जो जंतु गुफा में रहता है तो वहां तो वैसे ही अंधेरा होता है, तो आंखें अगर होती है तो भी वहां पर दिखाई नहीं देगा, इसलिए धीरे धीरे आंखों का काम में लेना बंद हो गया। तो ये डिसयूज का नियम है, और धीरे धीरे उनकी आंखें वो, गुफा में रहने वाले जंतुओं की आंखें वो, उनकी शक्ति है वो कम हो गई। सॉरी, लेमार्किज्म की आलोचना देखिए, लेमार्क ने अपने 4 नियम तो दिए लेकिन उनकी आलोचना की गई, इनमें कमियां निकाली गई। क्या है? द फर्स्ट प्रोपोजिशन ऑफ द टेंडेंसी देयर
theory does not have any ground because there is no vital force in organism which increases their body parts. लेमार्क ने क्या कहा कि प्रत्येक जंतु के अंदर एक इंटरनल वाइटल फोर्स होता है और वो वाइटल फोर्स है जंतु के शरीर की संरचना को बढ़ाता है, जबकि शरीर के अंदर ऐसा कोई वाइटल फोर्स नहीं होता है। तो पहला एस्पेक्ट उसका गलत गया। अगर मान लीजिए अगर ऐसा होता कि संरचना अगर बढ़ती जाती, जैसे जैसे इवोल्यूशन होता, अगर लेमार्क के अनुसार वाइटल फोर्स होता तो हर एक जंतु या हर एक प्लांट की धीरे धीरे क्या होती, साइज बढ़ती जाती। जबकि अपन क्या देखते हैं, जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स है उनके जो आदिम है वो पेड़ है, पेड़ तो उनके प्रिमिटिव है, जबकि झाड़ी जड़ी बूटियां और घास उससे बाद में विकसित हुए, जबकि वो की छोटे हैं। तो लेमार्क के अनुसार तो क्या है कि जड़ी बूटियां, झाड़ियां और घास तो एंजियोस्पर्म के में पहले होने चाहिए थे और पेड़ बाद में होने चाहिए, जबकि यहाँ पर उल्टा है। तो इस तरीके से ये नियम है, जो एस्पेक्ट है वो गलत है। दूसरा देखिए, एज रिगार्ड द सेकंड प्रोपोजिशन द एनवायरमेंट कैन अफेक्ट द एनिमल बट इट इज डाउटफुल दैट ए न्यू नीड फॉर्म न्यू स्ट्रक्चर। लेमार्क की ये बात तो सही है कि जंतु या वातावरण से प्रभावित होता है, लेकिन जब वातावरण से प्रभावित होकर उसमें अगर कोई चेंज आता है तो नई संरचना का जन्म होता है, नई इच्छा पैदा होती है। ये बात कुछ समझ में नहीं आती है। इसका एक अपन उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मैन हैज डिजायर्ड फ्रॉम टू लॉन्ग टू फ्लाई बट येट दे हैव नॉट डेवलप्ड विंग्स। आदमी हजारों लाखों वर्षों से ये कोशिश कर रहा है कि मैं भी उड़ान भरूं, लेकिन आज भी उसके अंदर पंख विकसित नहीं हुए हैं। जबकि लेमार्क के अनुसार तो न्यू नीड के अनुसार नई स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो जाना चाहिए, जबकि ये नहीं होता है। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल और है कि इफ एनी ऑफ द पेरेंट बिकम ब्लाइंड, डीफ और लेम, अगर कोई व्यक्ति है वो मतलब जन्म से ही अंधा या अपने जीवन में अंधा, बहरा या लंगड़ा है, तो उसकी संतान कभी भी अंधी, लंगड़ी या बहरी पैदा नहीं होती है। तो ये बात यहाँ पर भी सही नहीं उतरती है। इसी तरीके से चीनी महिलाओं में स्मॉल फीट इन चाइनीज वुमेन, piercing of nose and ear in Indian women are age old customs, yet they have not hereditary effects है। चाइना के अंदर क्या है कि बच्चों के पैर सुंदर रखने के लिए उनमें लोहे के जूते पहना देते हैं ताकि पैर ज़्यादा बढ़े नहीं, पैर ताकि सुंदर लगे छोटे पैर, इसलिए लोहे के जूते पहना देते हैं। लेकिन फिर भी उनके जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनमें सामान्य पैर होते हैं, छोटे पैर नहीं होते। इसी तरीके भारतीय महिलाओं में नाक और कान छिदवाने की एक परंपरा चली आ रही है बहुत पुराने समय से, लेकिन जब उनके बच्चे पैदा होते हैं तो उनमें तो कान छिदवे हुए या कान में छेद नहीं होता है। इसी तरीके से पहलवान की मजबूत मांसपेशियां होती है, लेकिन ये मजबूत मांसपेशियां बच्चों को विरासत में नहीं मिलती है, यानी उनके बच्चे भी पहलवान नहीं होते। तो ये सेकेंड एस्पेक्ट भी उनका गलत आ जाता है। द थर्ड प्रोपोजिशन, द यूज एंड डिसयूज ऑफ द ऑर्गन इज करेक्ट अप टू सम एक्सटेंट। लेमार्क का तीसरा प्रस्ताव क्या है कि अंगों का उपयोग और उपयोग, अंगों का उपयोग और अनुपयोग, ये कुछ हद तक सही है, लेकिन ये भी पूर्णतया सही नहीं है। किसी ऑर्गन का अपन ज़्यादा यूज करेंगे उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, काफ़ी हद तक सही है। डिजनरेट होगा अगर नहीं यूज करेंगे, ये भी बात सही है, लेकिन ये हर जगह सही नहीं उतरती है। देखिए, जो पढ़ने वाला व्यक्ति होता है, लिखने वाला व्यक्ति होता है, वो अपनी आंख को बहुत काम में लेता है, तो उसकी आंख तो धीरे धीरे उनकी दृष्टि बढ़ जानी चाहिए। जबकि धीरे धीरे क्या होता है, पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति की आंख तो और कमजोर होती जाती है। तो यहाँ ये इसको प्रूव नहीं कर पाता है। द फोर्थ प्रोपोजिशन रिगार्डिंग द इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स इज डिस्प्यूटेड। उपार्जित लक्षणों की वसागति के बारे में चौथा प्रस्ताव विवादित है। लेमार्क क्या कहता है कि जो भी कैरेक्टर अपने जीवन काल में जंतु अर्जित करता है, जो कैरेक्टर उपार्जित है, वो आगे वाली पीढ़ी में वसागत होते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। ये विजमैन ने इसका खंडन किया था। विजमैन ने क्या किया कि माइस की टेल काट दी और टेल काटने के बाद में उसकी संतान को देखा, उसमें भी टेल थी, नेक्स्ट को देखा उसमें भी टेल थी, और इवन 21 जनरेशन के बाद में भी उसने देखा कि टेल अभी भी है। इसका मतलब
लेमार्क के अनुसार तो वो टेल नेक्स्ट में नहीं होनी चाहिए, जबकि वो कंटिन्यूस टेल है, वो हर संतान में मिलती है। तो इसको खंडन इसने पूर्णतया ऑगस्ट वीजमन ने इसका लेमार्क के नियम का पूर्णतया खंडन कर दिया, यानी उपार्जित लक्षण है वो सारे के सारे वसागत नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते, उसकी चर्चा करने के लिए मेंडल के नियम को कुछ शामिल करते हुए वीजमैन ने एक थ्योरी दी जिसका अपन यहाँ पे जिक्र करना चाहेंगे, थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म। ये थ्योरी ये कहती है कि प्रत्येक जंतु के शरीर में दो प्रकार की सेल होती है, एक तो सोमेटिक कोशिका होती है, और दूसरी होती है जर्म सेल। और इन जर्म सेल के अंदर हेरिडेटरी मटेरियल होता है, और वो हेरिडेटरी मटेरियल वो आगे वाली पीढ़ी में जाता है। इसलिए अगर कोई चेंज अगर इस सेल में आ गया, जर्म सेल में, वो तो आगे जाएगा। और जो कैरेक्टर सोमेटिक कोशिका में होता है, जो कायिक कोशिका होती है, उनमें कोई परिवर्तन आता है तो वो आगे वाली पीढ़ी में नहीं जाएगा। और ये जर्म सेल तो किस में होती है, टेस्टिस और ओवरी में, और बाकी शरीर में क्या होती है, सोमेटिक कोशिका। तो अगर एक पहलवान है तो उसमें जो मांसपेशियां मजबूत होती है तो वो क्या सोमेटिक सेल में परिवर्तन है, इसलिए वो आगे नहीं जाएगा। अगर कोई जर्म सेल में परिवर्तन है तो वो आगे जाएगा। ये जर्म प्लाज्म थ्योरी वीजमैन ने दी थी लेमार्क के नियम को कुछ आगे एक्सप्लेन करने के लिए। जर्म प्लाज्म की निरंतरता यानी कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म। कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म का मतलब है कि ये थ्योरी अपना प्रूव रख रही है कुछ, कि नहीं जर्म प्लाज्म थ्योरी हमारी सही है। कैसे, ये कह रही है कि भारतीय महिलाओं की पिन्ना और नाक की बोरिंग अगली पीढ़ियों को कभी विरासत में नहीं मिलती है। वो इसलिए नहीं मिलती, ये थ्योरी ये कहती है कि ये जो कान और नाक छिदवाना है वो सोमेटिक कोशिका में होता है, इसलिए आगे नहीं जाता है। पहलवान की शक्तिशाली पेशियां, ये भी सोमेटिक है, इसलिए आगे नहीं जाती है। यूरोपियन लेडी में जूते टाइट पहनाना, गारमेंट्स वेस्ट पे टाइट पहनना ताकि वो सुंदर दिखे या सुंदर लगे, ये सारे कैरेक्टर सोमेटिक कोशिकाओं में, इसलिए आगे नहीं जाते। और जैसे मुस्लिम में जो लिंग का खतना है वो भी आगे वाली पीढ़ी में विरासत नहीं होता है। सर्कमसीजन ऑफ पेनिस इज इन जॉर्ज एंड मुस्लिम बट इट इज नॉट इनहेरिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन, तो वो आगे वाली पीढ़ी में नहीं जाता है। यहाँ पर एक और बात कहते हैं कि डल प्रोजेनी ऑफ नोबेल प्राइज विनर कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय लेमार्किज्म। एक नोबेल पुरस्कार विजेता व्यक्ति है तो निश्चित रूप से वो बुद्धिजीवी है, तो उसकी संतान भी बुद्धिजीवी होनी चाहिए, लेकिन उनके भी डल संतान पैदा हो सकती है क्योंकि ये ब्रेन का पार्ट है जो कि सोमेटिक सेल से बना होता है और वो आगे वाली पीढ़ी में नहीं जाता है। इसलिए लेमार्क का नियम यहाँ पर कंप्लीट होता है। चार उसने पोस्टुलेट, चार कारक, चार तथ्य बताए जिनका अपन ने खंडन किया, और उसके बाद में वीजमैन की जर्म प्लाज्म थ्योरी का जिक्र किया जो ये बताती है कि जो लेमार्क कहता है कि सारे के सारे उपार्जित लक्षण आगे जाते हैं, नहीं जाते, कारण कि जर्म प्लाज्म थ्योरी ये कहती है कि जो परिवर्तन सोमेटिक कोशिकाओं में होते हैं वो आगे नहीं जाते, केवल जर्म प्लाज्म वाली जो चेंजेज है वही आगे जाते हैं। थैंक्स।